नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस स्टडी स्टिमुलेटर पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छी से तैयारी चल रही होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपदों का उदय और मगध राज्य का उत्कर्ष। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की 4th नंबर की क्लास है और आशा करूँगा कि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट निकाल के लाया हूँ। पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय बौद्ध के जन्म से पहले पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 में। इस बात की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ये सभी का आपके मैप में आगे, आप सभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 16 के 16 महाजनपद हैं, इनकी मैप में आपको लोकेशन दिख जाएगी। मैं आप सभी की सुविधा के लिए, आपको अच्छे से याद करने के लिए इनको एक टेबल में बना के लाया हूँ। टेबल में देखेंगे हम अंग महाजनपद, देखो महाजनपद, फिर उसकी राजधानी, फिर अक्षेत्र आधुनिक स्थान। वर्तमान में वे कहाँ पे है? वो अक्षेत्र कौन सा अक्षेत्र है? ठीक है, एक बार ये ऊपर के ना बोलने पड़े इसलिए पहले बता दिया। पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद, फिर राजधानी उसकी, फिर उसका वर्तमान स्थिति। अंग चंपा, राजधानी भागलपुर, मुंगेर बिहार का क्षेत्रफल, बिहार में भागलपुर वाला क्षेत्र। मगध गिरिव्रज और राजगृह, राजधानी पटना गया का क्षेत्र बिहार। काशी वाराणसी, राजधानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। वज्जी वैशाली विदेह मिथिला मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती, राजधानी फैजाबाद उत्तर प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन माहिष्मति, राजधानी मालवा मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश। मल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल, पंचाल अहिछत्तर कापिल्य, राजधानी बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कुरु कुरु इंद्रप्रस्थ, राजधानी आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज हाटक राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पाकिस्तान। सूरसेन मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटली पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र या दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। यह है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र। मगध राज्य का उत्कर्ष। अब पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का में 5 वंश रहे हैं। कौन कौन से? सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। जो सबसे प्राचीन वंश है, इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। इसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इसके प्रथम राजा कौन थे? बृहद्रथ। और मगध के अंतिम राजा भी कौन थे? बृहद्रथ। सबसे प्राचीन वंश बृहद के प्रथम राजा भी बृहद्रथ और अंतिम शासक भी इस वंश का, मगध साम्राज्य का, बृहद्रथ ही था। गिरिव्रज राजगृह इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश
इसके प्रथम राजा बिंबिसार हुए, राजगृह इनकी राजधानी हुई। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग, वैशाली इनकी राजधानी रही। नंदवंश अदानंद इनके प्रथम शासक थे और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक रहे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही। हर्यक वंश, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो इस वंश में एक खासियत है कि इसमें अपने पिता को मार गए जब गद्दी पे बैठे थे जितने भी इसके शासक हुए हैं। पहले शासक बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उद्दीन, फिर नागदशक। इन सभी को सीक्वेंस में और नाम याद रखने की एक ट्रिक भी है। बहुना, बी ए यू, बहुना। बी थे बिंबिसार, ए थे अजातशत्रु, यू थे उद्दीन, ना थे नागदशक। नागदशक इनका अंतिम शासक रहा है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक रहे। 544 बीसी में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। राजधानी इनकी राजगृह। बौद्ध धर्म का अनुयायी, महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, उसमें भी जिक्र आया था जीवक का। तो जीवक को किसने भेजा था? गौतम बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने। बिंबिसार के कार्य क्या क्या रहे? कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति। अंगराज्य को हराकर मगध में मिलाया। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण, मतलब कि वैवाहिक संबंध बना के अपने राज्य का विस्तार किया। कौशल नरेश की प्रसन्नजीत की बहन माँ कौशल्या के साथ विवाह किया और अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। मदर देश की राजकुमारी अक्षयमा के साथ विवाह किया और बिंबिसार को की हत्या अजातशत्रु ने की। उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी 493 बीसी में। 493 बीसी में और फिर गद्दी पे बैठ गया अजातशत्रु। पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। प्रारंभ में जैन और तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। स्टार्ट में यो जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। मंत्री वर्षकार या वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। वैशाली पर विजय प्राप्त की और 461 बीसी में पुत्र उद्दीन द्वारा हत्या कर दी गई। उद्दीन द्वारा हत्या कर दी। प्रथम बौद्ध संगति हुई। राजगृह में माँ कश्यप इसके अध्यक्ष थे। 461 बीसी में उद्दीन शासक बन गया। 461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या करके उद्दीन मगध की गद्दी पर बैठ गया। पाटलिपुत्र की स्थापना की। जैन धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक लास्ट रूलर उद्दीन का पुत्र नागदशक रहा। उद्दीन का पुत्र नागदशक इस वंश का अंतिम शासक रहा। हर्यक वंश यहीं खत्म हो जाए है। इसके बाद अपना नागवंश आ जाए। नागवंश के संस्थापक शिशुनाग, यह नागदशक का अमात्य था। वैशाली को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? वैशाली को। इस वंश के शासक कालाशोक, कालाशोक इसके संस्थापक, इसके शासक रहे। पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति हुई। देखो हमने बौद्ध संगति पढ़ी थी, उनमें आया था कालाशोक, आज काले का शोक नहीं। प्रथम अजातशत्रु के में हुई थी, दूसरी कालाशोक के में। दूसरी बौद्ध संगति हुई कालाशोक में वैशाली सबाकमी, राजधानी वैशाली और सबाकमी में बौद्ध संगति हुई थी। अंतिम शासक नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन रहे? नंदीवर्धन। इसके बाद आ जाए नंदवंश।
इसके संस्थापक कौन रहे? मापदानंद। इसका जो नाम है, इसके बारे में कित कित कौन सी जगह था हमने पता चला है। उग्रसेन नाम है इसका पाली ग्रंथ में, 176 पुराणों में, 108 पुराण में इसके नामों का पता चला है। अंतिम शासक गणानंद रहा इसका। इस वंश का अंतिम शासक कौन रहा? आनंद वंश का धनानंद। सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर का समकालीन था। तो पहले हम थोड़ा सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर एक यूनानी शासक था। इससे पहले हमारे यहाँ एक ईरानी आए थे, साइरस द्वितीय या साइरस द्वितीय, डेरियस दारा प्रथम, और उसके बाद आए अक्षयार्स, फिर उसके बाद आए यूनानियों में सिकंदर, फिर हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। इन सब के बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर जन्म 356 BC में पूर्व मैसेडोनिया या मकदूनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैसेडोनिया में। पिता का नाम फिलिप और गुरु का नाम अरस्तु। भारत पर आक्रमण किया 326 BC में। भारत में धनानंद का शासन, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। 19वां का समय जल सेनापति निर्याकस था। आइड एंड स्पीज झेलम का युद्ध, आइड एंड स्पीज का युद्ध कह दे या झेलम का युद्ध कह दे। झेलम नदी के किनारे पंजाब के राजा का किला, इसका युद्ध हुआ था। सिकंदर का पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध के मध्य युद्ध हुआ। किस किस के बीच? पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ। सिकंदर ने सम्मान किया। इस युद्ध का मतलब क्या था? इस युद्ध में जो पोरस था ना, एक साइड तक झेलम के किनारे परली साइड तो पोरस की सेना खड़ी थी और एक दूसरी साइड खड़ी थी सिकंदर की सेना। बीच में झेलम नदी बह हुई थी। तो जो मतलब ये पुल था, उस क्रॉस करके एक दूसरे के तरफ जाओ थे, उस तरीके के लड़ाई चल रही थी। पोरसी न जीतन नहीं दे रहा था सिकंदर ने। तो आइडेंट स्पीच का क्या कर रहा था? वो जो सिकंदर था ना, इसने अपनी आधी सेना तो नुकी आगे अड़ाई रखी और आधी सेना पीछे था, नदी के रास्ते था, दूसरे रास्ते था, पीछे से हमला करवा कर जब इसको हराया था पोरस को। और पोरस के हराने के बाद तो राजा पोरस थे, इसने एक प्रश्न कराया था सिकंदर ने कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम क्या करते? तो पोरस ने इसको जवाब दिया था, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो उसके बाद सिकंदर इस तरह बहुत ही प्रसन्न हो गया था। सिकंदर ने फिर इसका पोरस का सम्मान किया था। आइड एंड स्पीच का मतलब ये है कि उन्हें पीछे तक हमला करवाया था, आइड धोखा दिया था एक तरीके से। व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया था। नवीन शहरों का निर्माण कराया था सिकंदर ने कौन से नए शहर बनाए थे? सिकंदरिया, बहुकेफला, घोड़े के नाम पर रखा था इसका नाम बहुकेफला, इसके घोड़े का नाम था सिकंदर के का। साम्राज्य के चारों भागों, साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को रहा था, फिर गद्दी पर बैठ गए थे।
मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा चंद्रगुप्त, दूसरे बिंदुसार, तीसरे पे अशोक, फिर अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। मैं ये देख, सबसे प्राचीन वंश के प्रथम शासक कौन थे? मगध राज्य में बृहद्रथ। और अंतिम शासक भी कौन है? बृहद्रथ। भाई पीढ़ी कहीं चेंज होगी, बृहद्रथ वो बृहद्रथ नहीं, नाम बृहद्रथ था। ये देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक, प्रथम सम्राट। 322 BC में नंद शासक गदानंद को हराया था और उसके बाद मगध राज्य की स्थापना की थी। जन्म इनका 345 ईसा पूर्व हुआ था। अन्य नाम चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य कई नाम रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से इसे पुकारा है। स्टेब्रो, एरियन और जस्टिन ने इसको क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और एपियानस व प्लूटार्क ने इसको क्या कहा है? एंट्रोटोकस। निरियाकस ने इसको क्या कहा है? सेंट्रोकाप्टस। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त की हमने मुद्रा राक्षस पुस्तक पढ़ी थी, उसमें इसके को क्या कहा गया? वर्सल या निमन कुल का या वर्सल का अर्थ क्या है? निमन कुल। प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य के तीनों नाम हैं। इसकी चाणक्य की वो पुस्तक रही है अर्थशास्त्र। चाणक्य एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। ये तो हर एक बात आदमी को पता, हर एक बच्चों को पता भाई। कार्य और युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य ने को क्या क्या काम किए और कौन कौन से युद्ध लड़े? 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। कौन से के दिए? काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे तोहफे के तौर पे। रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किसका ने लिखवाया था? और चंद्रगुप्त ने। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है चंपू शैली या गद्य और पद में लिखा है। चंपू शैली में इसका लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा पुनः निर्माण कराया गया। अशोक द्वारा फिर से इसका सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया गया। और रुद्रदमन द्वारा पुनः निर्माण मतलब इसने फिर से दोबारा इसका निर्माण करवाया था, इसकी रिपेयरिंग कराई थी। किसने? रुद्रदामन ने। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी बुक है इंडिका, जो भी फिर इसके राज दरबार में आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के में। जैन धर्म का अनुयायी रहा चंद्रगुप्त। दीक्षा गुरु भद्रभाव से ली है। 298 BC में कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में जैन विधि संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्यागी थे। मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत। विवरण। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बुक में लिखा है ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसने लिखा है कि जब सम्राट आया करता तो उस अवसर को शोभा यात्रा के रूप में जश्न से मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या में लाया जाता था? सोने की पालकी में। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार हो रहते हैं।
कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। मतलब कि था नकली के पेड़ लेकर चाल्या करते गेल गेल और अंगरक्षक चाल्या करते पेड़ लेकर उन पेड़ा वह था प्रशिक्षित मतलब पड़े और तोतों का झुंड था जो कि सम्राट का जो मुकुट था उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। मतलब इस 570 तक स्तंभ थे उसमें और 64 दरवाजे थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ का बना था जिसे पत्थर की नक्काशी के से अलंकृत किया गया था। था जो राजा का महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। जो पत्थर की नक्काशी हुआ है ना उससे अलंकृत किया गया था, सजाया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। उसके बाद आ गया चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। बिंदुसार 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 298 BC में शासक बना। इसका अन्य नाम इसके भी कई रहे हैं, अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन। सूत्र विनायक में इसको क्या कहा गया है, अमित्रघात। वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार और सिंहसेन। इसको जैन धर्म में ये किताब में लिखा गया, जैन धर्म में बताया गया। 16 राज्यों का विजेता किसने राज्यों को जीता था, इसमें 16 राज्यों को बौद्ध विद्वान तारानाथ के द्वारा बताया गया है उसकी उनकी कोई रचना में। आजीविक संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। संस्थापक आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोशाल। सीरियन नरेश एंटियोकस ने डायमेक्स को भेजा था। बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। जो सीरियन नरेश था ना उसने डायमेक्स को इसके राज दरबार में भेजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। जिसका प्रधान कौन होता था, खल्लाटक। बिंदुसार ने के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। पहले किसको भेजा था, सुसीम को, फिर अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक 269 BC में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। कब बना, 269 BC में सम्राट बना। इसके पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो जो इसने वो दबाण भेजा था ना विद्रोह, तो इसने अशोक ने वो विद्रोह खत्म कर दिया था। फिर अशोक उस उड़े का राज्यपाल घोषित कर दिया था। फिर अशोक पिता बिंदुसार, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। अशोक के भी बहुत सारे नाम रहे हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा इसको भी। मास्की, गुजरा और नेतुर एवं उड्डेगोलम लेख, इनमें क्या कहा गया है, इसको अशोक कहा गया है। कनगनहल्ली
शिलालेख में जो कर्नाटक से मिला है उसमें रानी अशोक कहा गया है। पुराणों में इसको अशोकवर्धन कहा गया है। बराऊ अभिलेख में इसको अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। बराऊ जो अभिलेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अभिलेख देवनाम पियदसी। जूनागढ़ अभिलेख अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख अशोक मौर्य। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलोडेल्फस या टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किस फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय ने किसको भेजा था? डियानिसियस को अपने राजदूत को किसके पास भेजा था? इसको अशोक के पास। अशोक का धार्मिक जीवन क्या रहा? प्रारंभिक धर्म ब्राह्मण धर्म, राजतंत्रज्ञनी शैव धर्म, बौद्ध साहित्य और लेख। निर्गोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली। बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया गए थे। 12वें वर्ष मतलब जब राज्याभिषेक हुए ना 10 वर्ष हो लिए जब तो ये बौद्ध गया गए थे। 12 वर्ष हो लिए जब ये निगाली सागर गए थे और 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी अशोक ने वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बहुत बड़े स्तर पर किसका प्रचार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। तृतीय बौद्ध संगति कराई पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र इसके मतलब के अध्यक्ष रहे थे। अशोक व आजीविक संप्रदाय। अशोक का जो आजीविक संप्रदाय था वो आजीविक और अन्य संप्रदायों का सम्मान किया। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता बराबर की पहाड़ियों या बिहार में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। करज, चौपार, सुदामा और विशव झोपड़ी का इसने निर्माण कराया। ये 4 गुफाएं बनाई थी। अशोक का दम अशोक के 11वें शिलालेख में वर्णित है। अर्थ है नैतिक नियमों की संहिता। नैतिक नियमों की संहिता। दम का मतलब यह है नैतिक नियमों की संहिता। अशोक की कलिंग विजय जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? 13वें शिलालेख में। 261 BC कलिंग या वर्तमान उड़ीसा का दक्षिणी भाग पर हमला और राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। भेरी घोष से धर्मघोष में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक का प्रवृत्ति मौर्य शासक रहा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। अंतिम शासक इसका बृहद्रथ रहा। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई। बृहद्रथ था जो एक अयोग्य शासक था। जो इसका सेनापति था ना पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का था। जो इसने
इसकी हत्या कर दी थी। और फिर इसने मगध में शुंग वंश का प्रारंभ किया। कौन से वंश का प्रारंभ किया? शुंग वंश का। पतन के कारण ये अयोग्य उत्तराधिकारी था। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन हो गया था और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया रही, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण वंश के बजाय बौद्ध धर्म का ज़्यादा विस्तार किया है। करों की अधिकता और आर्थिक समस्याओं के कारण अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन भी हो गया था। 2 भागों में बट गया था मौर्य साम्राज्य। एक पहला कुणाल पश्चिमी भाग और दशरथ पूर्वी भाग। कुणाल पश्चिमी भाग, दशरथ पूर्वी भाग। अशोक की मृत्यु के बाद कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था क्या थी? भारत की प्रथम केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य काल में। केंद्रीय प्रशासन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, राजा किंग। 5 प्रांत थे, कुमार और आर्यपुत्र या राष्ट्रिक इसके अध्यक्ष होते थे। मंडल के प्रादेशिक या प्रदेष्टा और विषय आहारपति या विषयपति कहते थे। ग्राम को क्या कहते थे? ग्रामीणी। ग्राम के शासक को क्या कहते थे? ग्रामीणी। केंद्रीय प्रशासन प्रणाली मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख तो भाई राजा ही होगा। कौन? राजा ही होगा। राजा, हेल्पर, मंत्री परिषद होती थी इसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रमुख मंत्री होते थे पुरोहित, युवराज और सेनापति। पुरोहित, युवराज और सेनापति इसके क्या होते थे? प्रमुख मंत्री होते थे। इनकी नियुक्ति उपदा प्रशिक्षण जांच के बाद होती थी। मतलब इनकी जांच को होकर प्रशिक्षण होगा जब होती थी। कौटिल्य का सतपांग सिद्धांत। कौटिल्य का सतपांग सिद्धांत। शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा शीर्ष, अमात्य आँख, जनपद अक्षेत्र और जनसंख्या पैर, दुर्ग बाँह, कोष धन, सेना मस्तिष्क, मित्र कान। मुख्य आधिकारिक तीर्थ। मुख्य अधिकारी या तीर्थ। मुख्य अधिकारियों तीर्थ या महापात्र कहा जाता था। संख्या इनकी 18 थी। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्माधिकारी, युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्त, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधत्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सिविल कोर्ट जज, अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट। विभिन्न विभागों के प्रमुख अध्यक्ष रहे। अर्थशास्त्र के अनुसार संख्या इनकी 27 थी। कितनी थी? 27। पहले शीताध्यक्ष, कृषि विभाग के, शुल्क अध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान, लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा विभाग, नव्याध्यक्ष, जहाज विभाग, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था
यह सारी अशोक करके मौर्य साम्राज्य में जो यह थी ना प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, ये उसका वर्णन चल रहा है। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, प्रांतों में प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। केंद्र 5 प्रांतों या चरकों में विभाजित था। प्रांत उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी रही इसकी, दक्षिणापथ सोरणगिरी इसकी राजधानी रही, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी रही, और प्राची या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र रही, और कलिंग की राजधानी तोसली रही। प्रमुख चीफ कुमार, राष्ट्रीय या आर्य पुत्र। राज परिवार का सदस्य होता था। सहायता मंत्रिपरिषद। अशोक अवंती का शासक था। अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का। नगर प्रशासन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जानकारी का स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका बुक से। नगर प्रमुख एस्टिनोमोई। नगर प्रशासन 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित था। पहली समिति, प्रथम समिति औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित थी। दूसरी समिति विदेशियों के मामले देखने के लिए। तीसरी समिति जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन। पांचवी समिति माल के विनिर्माण का नजर रखना। छठी समिति कर वसूलना। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर गुड पुरुष प्रमुख महामात्य सर्प संस्था। एक ही स्थान पर कार्यरत संचार ब्रह्मणशील। राजस्व व्यवस्था क्या थी। मौर्य साम्राज्य की में राज्य व्यवस्था क्या रही। आय का मुख्य स्रोत भूराजस्व। भूमि शीत, सरकारी भूमि को क्या जाता शीत भाग। निजी भूमि अदेवमात्रिक, बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि। भूमि टैक्स, भूमि कर क्या था। उत्पादन का 1/6 कौटिल्य और मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग 1/4। कौटिल्य की जो पुस्तक है, जो रचना, उसके हिसाब से 1/6 था, और जो मेगास्थनीज ने बता रहा कि उसमें क्या रहा कि 1/4। बिक्री कर था मूल्य का 10वां भाग। अन्य कर थे रज्जू कर, भूमि माप, बलि, धार्मिक कर, विविध चरागाह कर। अकाल के समय राहत मिलती थी, मगर अकाल के समय टैक्स नहीं देना पड़ जाता अगर अकाल पड़ जाता तो। सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नायक। और जास्टिन का विवरण। कुल सैनिक 6,50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ इनकी सेना में थे। लुटेरों की सेना कहा जाता था। अशोक की सेना को क्या कहा जाता था, लुटेरों की सेना। पश्चिमी उत्तर भारत का अधिकार था। पश्चिमी उत्तर भारत पर संपूर्ण अधिकार था। प्लिनी का विवरण। प्लिनी के अनुसार, मतलब कि उसकी किताब के अनुसार क्या कहा गया है। 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। सबसे बड़े सैन्य अधिकारी सेनापति। मेगास्थनीज सेना का
रख रखाव 6 समितियों या प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा किया जाता था। 6 समितियों द्वारा किया जाता था और एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य। पहली समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। पहली समिति किसकी करती थी? जल सेना की व्यवस्था, नेवी। दूसरी समिति सामग्री यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी। पांचवी गज सेना की व्यवस्था और छठी रथ सेना की व्यवस्था करती थी। अन्य अधिकारी रहते थे आयुधगाराध्यक्ष और नवाध्यक्ष। मतलब कि जो था ना, जो सामग्री दूसरी समिति का अध्यक्ष था उसको तो कहा जाता था गाराध्यक्ष, और नवाध्यक्ष किसको कहा जाता था? जल सेना के अध्यक्ष को कहा जाता था। न्याय और प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था थी? सर्वोच्च न्यायालय राजा था, उसका न्यायाधीश। जनपद न्यायालय राजसुख अशोक द्वारा। ग्राम न्यायालय ग्रामीणी। कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था थी। कौटिल्य धर्मस्थीय दीवानी मामले देखता था और कंटक शोधन या फौजदारी के मामले देखता था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया था तथा उनको अधिकार दिए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से में? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। क्षत्रियों को पुनर्विवाह और विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा के अधिकार। गणिका वैश्य तथा स्वतंत्र, वैश्य को कहा जाता था गणित का, तथा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली क्षत्रियों को रूपाजीवा। जो स्वतंत्र रूप से वेश्या का काम करे थी ना, जो उनको क्या कहा जाता था? रूपाजीवा। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला क्या था? शिक्षा का केंद्र था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। सर्वश्रेष्ठ फसल धान, बुरी फसल गन्ना। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों या रिंगवेल्स का उपयोग किया गया था। प्रमुख उद्योग थे सूत की कताई व बुनाई, व्यापार वाणिज्य का अधिकार। प्रणाध्यक्ष। प्रमुख मार्ग थे मेन रोड स्थल कौन कौन से थे? उत्तरापथ बंगाल से पेशावर की ओर और दक्षिणापथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठान की ओर। कहाँ से कहाँ? उत्तरापथ बंगाल के से पेशावर, दक्षिणापथ श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। जल के रास्ते क्या कहते? बड़ोच, बेरीगाजा और कुकच्छा बंदरगाह थी, और एक थी ताम्रलिप्त या तामलुक बंदरगाह। कौटिल्य ने जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। कौटिल्य ने कौन से रास्ते को सबसे श्रेष्ठ बताया है? जलमार्ग को। विनिमय का माध्यम चांदी के पंचमार्क सिक्के। मापन की इकाई द्रोण, अनाज मापना। निवर्तन भूमि को मापना। मौर्यकालीन अशोक के स्तंभ। लाल बलुआ पत्थर और पालिशदार स्तंभ थे। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश स्तंभ अभिलेख। इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी बना। नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया बना 1950 में।
मध्य भाग 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, 24 तीलियों वाला अशोक चक्र जो कि भारत के झंडे पर लिया गया। अशोक के स्तूप। परिभाषा। बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, दांत तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे के स्तूप। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद या अर्थडेर। प्राचीनतम स्तूप पिपरावा स्तूप उत्तर प्रदेश। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश। अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित 1818 में टायलर द्वारा खोजा गया। इसमें 3 स्तूप हैं। महास्तूप भगवान बुद्ध के अवशेषों पर पुष्यमित्र शुंग ने वेदिका को पत्थर का बनवाया था। जो इसकी वेदिका थी उसने पहले वह लकड़ी की थी, फिर उसको पुष्यमित्र शुंग ने उसको क्या करवाया था, पत्थर का बनवाया था। काला स्तूप अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेषों पर। और स्तूप नंबर 3 सारीपुत्र और महामोदगाल्याण के अवशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया था। बरूद स्तूप मध्य प्रदेश। अशोक द्वारा नींव रखी गई जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण किया गया। 1873 में अलेक्जेंडर कनगिम द्वारा खोजा गया और लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ था। स्तूप की संरचना किस प्रकार से होती थी? स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना पवित्र सामग्री के ऊपर गोलाधार होता था। जो यो है पवित्र सामग्री के ऊपर गोलाधार, यो के था स्तूप। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हर्मिका। ये देखिए इसके ऊपर यह होगी हर्मिका। हर्मिका के एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं। यष्टि पर 3 छतरियाँ लगी होती थी। कितनी छतरियाँ लगी होती थी? 3। मैं दिखाए दूँ आपने, ये होगी, ये थी 3 छतरियाँ। देखिए उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी जहाँ तोरण द्वार या प्रवेश द्वार बनाया जाता था। जो हो रहा तोरण द्वार या है वेदिका, गिनापा ओटड़ा कह दे, बाउंड्री कह दे, यो इसका प्रवेश द्वार बने हुए थे इसमें वेदिका में। स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ है। तोरण द्वार का स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते थे जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों के फैलने का प्रतीक है। वैदिक स्तूप के चारों, जो वेदिका थी ना, उस स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता था जिससे रेलिंग कहा जाता था, जो पत्थर के विभिन्न सत्रों या पट्टिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। अंड शांति का प्रतीक था। हर्मिका जो थी ना, देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। और छत्र बुद्ध के विचारों और भिक्षुकों का प्रतीक है, जैसे श्राद्ध, सम्मान एवं उदारता। अशोक के अभिलेख। भारत
में शिलालेख का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया था। शिलालेख रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख पिलर एडिक्ट और गुफा लेख कह लिया जिसने गुफा लेख भी कह दे। जो शिलालेख थे वे वृत्त थे और माइनर थे, मतलब कि लघु और वृत्त दो प्रकार के शिलालेख हैं। पृथक शिलालेख और एक पृथक शिलालेख है। और स्तंभ लेख थे दीर्घ और लघु दो तरीके, और गुफा लेख तो का कोई पार्ट था ही नहीं। शिलालेख शिलालेख के खोजकर्ता थे फेन थैलर। कौन थे? फेन थैलर। शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप। अभिलेखों की लिपि ग्रीक और अरमाइक लिपि, अफगानिस्तान की लिपि है ये दोनों। ख्रोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान, शाहबाज गढ़ी व मंदसौर में की ये लिपि थी। ब्राह्मी लिपि शेष भारत में लिखी गई जो स्तंभों पर लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के दीर्घ शिला लेख कौन कौन से थे? इनकी संख्या 14 है। 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्ति हुई। पहले शिलालेख में क्या विषय था इसका? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो इसका प्रथम शिलालेख है उसमें क्या है? पशुओं की बलि की निंदा करी गई है। दूसरे शिलालेख में इसके मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष में के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें बेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां व 8वां शिलालेख में इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वें शिलालेख में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में इसमें क्षत्रिय महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के लघु शिलालेख लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ, जबलपुर से, गुजरा, दतिया, सारोमारो, शहडोल और गुडरिया सीहोर से प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण लघु शिलालेख, मास्की अभिलेख कर्नाटक। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इस अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नेत्तूर, अडेगोलम और सनाती सभी कर्नाटक तथा गुर्जरा या दतिया से प्राप्त अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। बाबू या वैराट अभिलेख राजस्थान। इसमें अशोक ने स्वयं को
मगधाधिराज का है तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। एरनगुडी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ यह अभिलेख, इस अभिलेख में लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं बुस्ट्रोफेन है। अशोक के प्रत्यक्ष शिलालेख, प्रथम प्रत्यक्ष लेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों तथा नगरों के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा है। अशोक कहता है कि मनुष्यों को कभी भी आक्रण या कैद या यातना न दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष उज्जैन व तक्षशिला से मैं प्रति 3रे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। द्वितीय प्रत्यक्ष लेख, इसमें भी अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के वृत्त शिलालेख, इन लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में था जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह पहले हरियाणा के टोपरा में था जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक ने 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं। अशोक के 7 अभिलेख स्तंभ लेख उत्कीर्ण है जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसमें रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में था जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। अशोक के लघु स्तंभ लेख, सांची लघु स्तंभ लेख, रायसेन मध्य प्रदेश, रायसेन मध्य प्रदेश, इसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। रुमिनदेही स्तंभ लेख, नेपाल, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रुमिनदेही लुम्बिनी आया और उसने यह धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया था तथा भाग को घटाकर 1/8 कर दिया था। निगाली सागर स्तंभ लेख, नेपाल, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ कणक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी को क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो को लाइक कर दियो। जय हिंद, जय भारत।